आज हम WTO पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सोचो, दुनिया का हर देश एक दूसरे के साथ ट्रेड करता है। कभी कभी प्रॉब्लम्स होता है। एक देश टैक्स बहुत बढ़ा देता है, एक देश दूसरे देश का प्रोडक्ट बंद कर देता है, दो देशों के बीच ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए WTO बनाया गया। WTO दुनिया में ट्रेड को फेयर और स्मूथ बनाता है। ठीक। अब इसकी मीनिंग को समझते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंबर कंट्रीज़ के बीच ट्रेड के रूल्स बनाता है और डिस्प्यूट सॉल्व करता है। ठीक है। इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये इस्टेब्लिश हुआ था, सबसे पहले शुरुआत 1948 में गट शुरू हुआ था। उसका नाम बदल करके उसके जगह पे WTO बना 1 जनवरी 1995 को। गट की जगह WTO आया। बात करते हैं इसका मेंबर कंट्रीज़ का, तो 166 कंट्री मतलब 166 कंट्रीज़ में मेंबर है। इंडिया भी WTO का एक मेंबर है। ठीक है। अब सबसे पहले सोचो, दुनिया में दो कंट्रीज़ हैं। ठीक है। इंडिया और अमेरिका दोनों बिजनेस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो गई। कभी इंडिया टैक्स बढ़ा देता है, कभी अमेरिका इंडियन प्रोडक्ट्स को रोक देता है। ठीक। कभी दोनों लड़ने लगते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए WTO बना। अब इसका ऑब्जेक्टिव समझो। इसका ऑब्जेक्टिव है, पहला, फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना। ठीक है। मतलब प्रमोट फ्री ट्रेड। अगर हर कंट्री बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दे तो कोई किसी से सामान नहीं खरीदेगा। WTO क्या चाहता है, कंट्रीज़ कम टैक्स लगाएं, ट्रेड आसान हो। जैसे इंडिया की चाय अमेरिका में आसानी से बिके, अमेरिका की मशीन इंडिया में आसानी से आए। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है ट्रेड को बढ़ावा देना। ठीक है। दूसरा है ट्रेड बैरियर्स को कम करना। बैरियर मतलब क्या होता है, बाधा, रुकावट। रुकावट क्या हो सकता है, इंपोर्ट टैक्स, लाइसेंस, एक्स्ट्रा रूल्स, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन। ये सब बिजनेस को स्लो कर देता है। WTO बोलता है ये रुकावटें कम करो, ट्रेड फास्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है फेयर ट्रेड को प्रमोट करना, यानी फेयर कंपटीशन, सबके लिए बराबर मौका। ठीक है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, क्रिकेट मैच है, अगर अंपायर सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करे और ऑस्ट्रेलिया को ना करे, क्या मैच फेयर होगा? नहीं होगा। वैसे ही ट्रेड में भी WTO बोलता है सब कंट्रीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है। चौथा है मेरा ट्रेड डिस्प्यूट को सॉल्व करना, मतलब झगड़ा ख़त्म करना। ठीक। जैसे अमेरिका बोलता है इंडिया हमारे प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगा रहा है, इंडिया बोलता है अमेरिका गलत बोल रहा है। अब फैसला कौन करे? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात सुनता है। WTO दोनों की बात को सुनता है, इंडिया और अमेरिका, और रूल्स के हिसाब से डिसीजंस देता है। इसीलिए WTO को कभी कभी ट्रेड कोर्ट भी समझ सकते हैं वो। ठीक है। पांचवा है डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करना। हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, सब कंट्रीज इक्वल नहीं होती है। अमेरिका और जर्मनी रिच है। ठीक है। इंडिया, नेपाल जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट का ज़रूरत होता है। WTO क्या करता है, उनका हेल्प करता है। कैसे? ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट, ट्रेड रूल समझना या समझाना, ताकि वो भी इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सके। ठीक है। छठा है मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों की इनकम बढ़ेगी, अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सस्ती चीज़ें मिलेंगी, लाइफ और अच्छी होगी। इसी को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होना कहते हैं।
ठीक है। एक और है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। जब ट्रेड बढ़ेगा, कंपनीज ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, फैक्ट्रीज बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेगा, लोग पैसा कमाएंगे, इनकम बढ़ेगा। ठीक है। डब्ल्यूटीओ का इसीलिए डब्ल्यूटीओ का मिशन क्या है? ट्रेड को आसान बनाना। ठीक है। इसीलिए डब्ल्यूटीओ ट्रेड बढ़ाता है, टैक्स कम करवाता है, झगड़ा सॉल्व करता है, सबको इक्वल चांस देता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करता है। डब्ल्यूटीओ का ऑब्जेक्टिव याद रखने का फॉर्मूला एक है कि आप लोग इसको इस तरीके से याद कीजिए, ट्रेड बढ़ाओ, झगड़ा हटाओ, सबको बराबर मौका दो। ये एक लाइन याद रखिएगा तो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव खुद याद आ जाएगा। ठीक है। अब इसके फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? पहला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रूल बेस्ड सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पहला है। ये क्या है? डब्ल्यूटीओ एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया के बहुत से देश मेंबर हैं, जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, जापान, चाइना, सब डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दूसरा है रूल बेस्ड सिस्टम। डब्ल्यूटीओ के अपने ट्रेड रूल्स होते हैं, सभी मेंबर्स कंट्रीज को उन रूल्स का पालन करना होता है। कोई भी देश अपनी मर्जी से अनफेयर ट्रेड नहीं कर सकता है। ठीक है। तीसरा है प्रमोट्स फ्री ट्रेड। डब्ल्यूटीओ कंट्रीज को ट्रेड बैरियर, टैरिफ्स और रेस्ट्रिक्शंस कम करने के लिए इनकरेज करता है। इससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है। ठीक है। चौथा है डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। अगर दो कंट्रीज़ के बीच ट्रेड को लेकर झगड़ा हो गया तो डब्ल्यूटीओ उसका सॉल्यूशन निकालता है, जैसे इंडिया और यूएसए के बीच ट्रेड डिस्प्यूट। ठीक। पांचवा है इक्वल ट्रीटमेंट। सभी मेंबर्स कंट्रीज़ के लिए ट्रेड रूल्स समान होता है, किसी एक कंट्री को अनफेयर एडवांटेज नहीं दिया जाता है। ठीक। परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ एक परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1 जनवरी 1995 को। ठीक है। सक्सेसर ऑफ गट। डब्ल्यूटीओ ने गट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की जगह ली। गट से ज़्यादा पावरफुल और ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट है। ठीक है। कौन ज़्यादा है? डब्ल्यूटीओ गट से ज़्यादा पावरफुल है और ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट है ये। आठवां है सपोर्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज। डब्ल्यूटीओ डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेनिंग, टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेड सपोर्ट देता है। ठीक है। इसको ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, RFDEPGS। अब आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? पहला है फंक्शन है ट्रेड एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना, मतलब डब्ल्यूटीओ खुद ट्रेड एग्रीमेंट बनाता और उन्हें लागू करवाता है। ठीक है। जैसे अगर इंडिया और जापान डब्ल्यूटीओ के ट्रेड रूल्स मान रहे हैं तो डब्ल्यूटीओ देखता है कि दोनों उन रूल्स का पालन कर रहा है या नहीं। ठीक है। इसका मेन उद्देश्य रहता है कि ट्रेड एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, मतलब अगर दो कंट्रीज लड़ जाए तो डब्ल्यूटीओ जज की तरह काम करता है। जैसे इंडिया बोलता है अमेरिका हमारे स्टील पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहा है। ठीक है। अमेरिका बोलता है ये सही है, अब फैसला कौन करेगा? तो यहाँ आ जाता है डब्ल्यूटीओ। इसलिए डब्ल्यूटीओ को ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी कहा जाता है। ट्रेड पॉलिसीज़ को मॉनिटर करना, मतलब डब्ल्यूटीओ हर मेंबर कंट्रीज़ की ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करता है। जैसे अगर कोई कंट्री अचानक बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट टैक्स लगा दे, डब्ल्यूटीओ पूछ सकता है तुमने ये रूल क्यों बदला। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है।
ठीक है। चौथा है ट्रेड नेगोशिएशन का फोरम देना, मतलब जब कंट्रीज़ नए ट्रेड रूल्स बनाना चाहती है तो WTO उन्हें बैठकर बात कर मतलब जब कंट्रीज़ नए ट्रेड रूल्स बनाना चाहती है तो WTO उन्हें बैठकर बात करने का प्लेटफॉर्म देता है। जैसे इंडिया, चाइना, USA और जापान मिलकर ट्रेड रूल्स डिस्कस करते हैं, WTO मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। पांचवा है डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करना। डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया और नेपाल है, मतलब गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट देना। जैसे अगर किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट रूल समझ नहीं आता है तो WTO उसका हेल्प करता है, ठीक है। छठा है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, मतलब दुनिया भर में बिजनेस बढ़ाना, ट्रेड बैरियर्स कम करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना। इससे कंट्रीज़ की इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है। कंट्रीज़ इसको ईजिली समझ सकते हैं, तो कंट्रीज़ ट्रेड कम करना चाहती है, ठीक है। WTO रूल्स बनाता है, रूल्स फॉलो करवाता है, झगड़ा होता है तो सॉल्व भी करवाता है, ट्रेड पॉलिसी चेक करता है, मीटिंग करवाता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN, मतलब अगर एक WTO मेंबर कंट्री किसी एक मेंबर कंट्री को ट्रेड में कोई स्पेशल बेनिफिट देता है तो वही बेनिफिट बाकी सब WTO मेंबर कंट्रीज़ को भी देना होगा। जैसे इंडिया ने जापान के प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट टैक्स 10% कर दिया। अब अगर दोनों WTO के मेंबर्स हैं तो इंडिया सिर्फ जापान को ही फ़ायदा नहीं दे सकता, WTO के रूल्स के हिसाब से बाकी मेंबर्स कंट्रीज़ को भी वही बेनिफिट देना पड़ेगा अगर कोई वैलिड एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। MFN मतलब सब WTO मेंबर्स के साथ भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, मतलब जब कोई फॉरेन प्रोडक्ट किसी कंट्री के मार्केट में आ जाए तो उसके साथ अपने देश के प्रोडक्ट्स जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। जैसे जापान का कार इंडिया में इंपोर्ट हो गया, अब इंडिया उस कार पर एक्स्ट्रा इंटरनल टैक्स या अनफेयर रूल्स नहीं लगा सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो फॉरेन प्रोडक्ट है, नहीं लगा सकता। इंपोर्टेड और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब आता है फ्री ट्रेड प्रिंसिपल, मतलब कंट्रीज धीरे धीरे ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ और रिस्ट्रिक्शंस कम करें। जैसे पहले इंपोर्ट टैक्स 40% था, बाद में WTO के रूल्स के अनुसार उसे 20% कर दिया, बिजनेस आसान हो गया, ठीक। ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल, मतलब हर कंट्री को अपने ट्रेड रूल्स क्लियर और पब्लिक रखने चाहिए। जैसे अगर इंडिया इंपोर्ट पॉलिसी बदलता है तो उसकी इंफॉर्मेशन ओपनली शेयर होनी चाहिए, सब कंट्रीज़ को पहले से पता हो कि रूल्स क्या है। फेयर कंपटीशन, मतलब कोई कंट्री अनफेयर तरीके से कंपटीशन ना करे। जैसे अगर कोई कंट्री अपनी कंपनीज को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देकर दूसरे देशों का बिजनेस खराब करे तो WTO इस पर रूल्स लगाता है, सबको फेयर चांस मिलना चाहिए, ठीक है। छठा है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ और ज़्यादा समय दिया जाता है। जैसे इंडिया या नेपाल जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ WTO एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा टाइम मिल सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ की ग्रोथ को सपोर्ट करना, ठीक है। इसका ट्रिक है MNFTFS। अब इसके एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। एडवांटेजेस क्या है? पहला है फ्री ट्रेड को बढ़ावा देता है, यानी फ्री ट्रेड को बढ़ावा देता है कैसे?
WTO कंट्रीज़ को इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स और रिस्ट्रिक्शंस कम करने के लिए इनकरेज करता है। जैसे इंडिया की चाय यूरोप में आसानी से एक्सपोर्ट हो सकती है, ट्रेड बढ़ता है। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है। इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है जब ट्रेड रूल्स क्लियर होते हैं और बैरियर्स कम होते हैं, तो कंट्रीज़ ज़्यादा बिजनेस करता है। जैसे इंडिया पहले 100 प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था, अब 500 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होता है। ठीक है। तीसरा है मेरा, ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। अगर दो कंट्रीज के बीच झगड़ा हो जाए तो WTO इम्पार्शियल डिसीजन देता है। जैसे इंडिया वर्सेस USA ट्रेड डिस्प्यूट, WTO सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है। चौथा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाता है। जब ट्रेड बढ़ता है तो इंडस्ट्रीज ग्रो करती है। ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ता है, GDP बढ़ता है, कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ने से पांचवा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ने से फैक्ट्रीज को ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है, फैक्ट्रीज को नए वर्कर्स चाहिए, जॉब्स क्रिएट होती है। ठीक है। छठा है, कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता है। कंपटीशन बढ़ने से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है, प्राइसेस कम हो सकता है, ज़्यादा चॉइसेस मिलता है। जैसे इंपोर्टेड मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स आसानी से अवेलेबल होता है, कंज्यूमर को बेनिफिट होता है। सातवां, डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट मिलता है। WTO डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट, ट्रेड गाइडेंस देता है। जैसे इंडिया और बांग्लादेश जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट मिलता है। आठवां है, फेयर कंपटीशन। WTO इंश्योर सुनिश्चित करता है कि कोई कंट्री अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे। सब कंट्रीज़ के लिए ऑलमोस्ट सेम रूल्स होते हैं, फेयर कंपटीशन बढ़ता है। ठीक है। ट्रेड रूल्स, इसको इजी तरीके से याद कर ले तो ट्रेड रूल्स, ट्रेड इजी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज होता है, बिजनेस इंक्रीज होता है, बिजनेस इंक्रीज हुआ तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है उसके बाद, और इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ का ज़्यादा प्रभाव। WTO में डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे USA हो गया, EU हो गया, यूरोपियन यूनियन की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है, इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात हर बार उतनी मजबूती से नहीं मानी जाती है। जैसे इंडिया की सब्सिडी पर सवाल उठता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ भी अपने फार्मर्स को सपोर्ट देते हैं। दूसरा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को कंपटीशन। फ्री ट्रेड की वजह से फॉरेन कंपनीज का कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे छोटे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तीसरा है, फार्मर्स को नुकसान। सस्ते इंपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आने से लोकल फार्मर्स को कम दाम मिल सकता है। जैसे अगर बाहर से सस्ता वीट या डेयरी प्रोडक्ट्स आए तो इंडियन फार्मर्स की इनकम को प्रभावित हो सकती है। चौथा है, ट्रेड डेफिसिट्स का रिस्क। इंपोर्ट्स ज़्यादा और एक्सपोर्ट्स कम होने पर ट्रेड डेफिसिट्स बढ़ सकता है। जैसे अगर इंडिया बहुत ज़्यादा मोबाइल इंपोर्ट करे और एक्सपोर्ट कम हो, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। पांचवा है, पॉलिसी फ्रीडम कम हो जाता है। WTO के रूल्स की वजह से गवर्नमेंट हर पॉलिसी अपनी मर्जी से नहीं बना सकता। जैसे किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाने में WTO रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पर प्रेशर पर होता है, फार्मर्स को नुकसान होता है, ट्रेड डेफिसिट का रिस्क होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, मतलब पॉलिसी फ्रीडम कम हो जाता है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक थैंक यू।